बच्चों, लेसन 10 तो लाइट का ये चैप्टर है। इसमें लाइट होती क्या है? जैसे साउंड एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, ठीक है, ऐसे ही लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट वो एनर्जी है जो हमें देखने के काबिल बनाती है, उसको लाइट कहते हैं, ठीक है। साथ के साथ नोट्स लिखते जाना, और मैं आपको ये करवा चुकी हूँ कई बार, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, फटाफट फटाफट समझते जाओ। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बच्चों वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, खुद अपनी लाइट को एमिट करते हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, कैंडल, जलती हुई कैंडल, और ऐसे ही सन ले सकते हो, स्टार ले सकते हो, जिनकी खुद की लाइट है, ठीक है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक, वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें बाकी सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं रूम में, तो जैसे टेबल दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि जो लाइट जल रही है, ठीक है, तो एलईडी जल रही है, एलईडी की लाइट आई, टेबल से टकराई, और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में गई। चेयर हमें दिखाई दे रही है, पेन दिख रहा है, कॉपी दिख रही है, ठीक है, दीवारें दिख रही हैं, तो वो सब किसकी वजह से? वो उनसे भी लाइट निकल रही है, लाइट एमिट कर रहे हैं, वो एमिट मतलब खुद से नहीं निकाल रहे हैं, जो एलईडी की लाइट पड़ रही है उन पर, वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, ठीक है, तो वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। मून है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मून हो गया, फ्लावर, चेयर, टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लाइट की नेचर की बात करते हैं। लाइट की नेचर दो तरह की होती है, उस पर थ्योरीज बनी है, एक तो है वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। तो बच्चों, वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वो वेव की तरह है, ठीक है। तो लाइट बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये थ्योरी ये कहती है। और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और लाइट के छोटे पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, वो थ्योरी ये कहती है, ठीक। उसके बाद में एक और थ्योरी आई, और वो ड्यूअल थ्योरी है, उसका कहना है कि भाई लाइट की नेचर दोनों तरह की है, वो वेव की तरह भी है और वो पार्टिकल की तरह भी है। तो सबसे पहले वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मेटीरियल मीडियम। इसको मेटीरियल मीडियम नहीं चाहिए, मतलब जैसे एयर, गैस, गैसेस के पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, और या फिर वाटर या सॉलिड, कुछ वो नहीं चाहिए प्रोपिगेट करने के लिए, ये बिना इनके भी प्रोपिगेट कर सकती है, मतलब वैक्यूम में प्रोपिगेट कर सकती है। तो इसीलिए लिखा है कि मीडियम होना जरूरी नहीं है, मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसकी जरूरत नहीं है फॉर इट्स प्रोपिगेशन की। फिर बच्चों, कुछ ऐसे नेचर में फिनोमेना होते हैं जो वेव थ्योरी से ही समझाए जा सकते हैं। फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लाइट, कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है ये इन्हीं से एक्सप्लेन हो सकते हैं, और कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, जो कि हम पार्टिकल थ्योरी से ही उनको समझा सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, तो वेव थ्योरी।
से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल। बच्चों, वो लाइट जो हमें दिखाई देती है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और इसकी रेंज क्या है, 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ये वेवलेंथ है विजिबल लाइट। ठीक है, और लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। ठीक है, एयर में भी लाइट की स्पीड यही होती है, क्योंकि वैक्यूम क्या है, जो खाली जगह है, और एयर में कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं गैसेस के, बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम। पार्टिकल थ्योरी जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे लाइट को माना जाता है कि वो पार्टिकल की तरह है, और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। तो पार्टिकल थ्योरी हो गई, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल ऑफ लाइट क्या होता है, फोटोन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आगे बच्चों कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल थ्योरी पर बेस्ड है, वो है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शेडोज। शेडोज बनना मतलब परछाई, परछाई समझते हो ना। ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन हो सकते हैं पार्टिकल थ्योरी से। कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज थॉट टू बी ऑफ पार्टिकल नेचर। उसके बाद आता है ये क्वांटम थ्योरी। ये क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट ड्यूअल नेचर की है, डबल नेचर की है। ठीक है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, कहीं कोई डाउट किसी तरह का, क्लियर है ना। आगे अब बच्चों मिरर, मिरर शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। घर पे कौन सा वो मिरर होता है, प्लेन मिरर, सीधा वाला। कुछ मिरर ऐसे होते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे देखा जाएगा और यहाँ पे पॉलिश हो रही होती है। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है कर्व्ड आउटवर्ड, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसपे हमें देखना है वो कर्व्ड आउटवर्ड है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये सीधा वाला कौन सा है, प्लेन मिरर। ठीक है, तो मिरर शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस, वो सरफेस जो काफी चिकना है, पॉलिश्ड है, शाइनी है, जिसमें हमें दिख सके। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इज कॉल्ड मिरर, उसको हम मिरर कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों मिरर में एक जैसे प्लेन क्या है, ग्लास पेन है, ट्रांसपेरेंट ग्लास पेन है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, उसमें सिल्वर लगा दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी। तो अब क्या होगा, वो चमकदार हो जाएगा ना, यहाँ से देख सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है ना। और फिर सिल्वर बहुत पतली सी लगाई जाती है, वो हट भी सकती है। फिर पीछे से क्या कर दिया जाता है, उस पर पेंट कर दिया जाता है। कुछ मिरर ऐसे आते हैं रेड पेंट हो रहा होता है, कुछ ग्रे और ब्राउन भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जैसे ग्लास पेन है, और उसके पीछे सबसे पहले क्या लगा दी जाती है, सिल्वर की कोटिंग। देन रेड पेंट लिख दिया है मैंने, बाकी ग्रे और ब्राउन इस तरह के भी कलर देखे गए हैं। ठीक है, तो सिल्वर मेटल वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट का ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है सिल्वर, इसीलिए मिरर में सिल्वर की कोटिंग की जाती है। क्वेश्चन अगर आ जाता है मिरर्स में किस चीज की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की, रीजन क्या है, क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो, कुछ इसमें खास नहीं है। फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, टकरा के वापस लौटना लाइट का। ठीक है, कमिंग बैक ऑफ लाइट रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक सरफेस है, उस पर लाइट की रेज गिरी और वो टकरा के फिर वापस लौटी, तो ये क्या फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। कई सारी रेज हैं, वो आई, टकराई एक सरफेस से, और फिर आने वाली रेज को इंसिडेंट रेज कहते हैं, जानते हो ना।
और जाने वाली रेज को रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल हैं तो वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है? जब सरफेस एकदम स्मूथ हो। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बनती है? इमेजेस बनती है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रेज भी पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल। अभी इसकी डेफिनेशन को बाद में देखना, पहले फिगर दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की फिगर। इंसिडेंट रेज ये है, आने वाली ये पैरेलल है ना, और जाने वाली ये ब्लू रेज देख रहे हो ये भी पैरेलल है ना, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? जब सरफेस एकदम स्मूथ हो। यहाँ मिरर बिल्कुल प्लेन मिरर देख रहे हो ना, स्मूथ है ना, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इससे इमेजेस बनती है, मिरर में देखते ही हो इमेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। वो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस यानी लाइक मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। शीशे जैसा कोई बिल्कुल चिकना सरफेस है तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन इन रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। इमेजेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस जो बनती हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से बनती है। ठीक है, अब बारी आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन इसकी बाद में देखना, पहले इसका जरा डायग्राम देखो। ये देख रहे हो बच्चों, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, दिख रहा है ना ये। ठीक है, आने वाली रेज ये है इंसिडेंट रेज, पैरेलल है, दिख रहा है साफ। ठीक है, और जाने वाली रेज ब्लू वाली रिफ्लेक्टर रेज है ये, और ये पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हुआ? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, बस जो मैंने समझाया है वही आपको लिखना है उसमें। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, irregular रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड irregular रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस से जो होता है वो irregular रिफ्लेक्शन। इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल then in irregular reflection reflected rays are not parallel, they spread in all direction। ठीक है, अब जो हम तमाम चीजें देख रहे हैं, एक तो गई इमेज, इमेज नहीं, चीजें देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, टेबल चेयर, ये सब चीजें तो दिख रही हैं, है ना। हमें उनमें अपनी शक्ल नहीं दिख रही, वो चीज दिख रही है। वो किसकी वजह से दिख रही है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तमाम जो ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं हम, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दीवार में हम दीवार देख रहे हैं, हमारी शक्ल तो नहीं दिख रही ना, क्योंकि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, we see objects due to irregular reflection। सार्थक बताना इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताओ। तेज जोर से बोलो, जोर से। रिफ्लेक्शन ऑफ and incident rays are parallel, but reflected rays are not parallel, they spread all the time। हाँ, और क्या बनता है इसमें, क्या चीज दिखाई देती है? कुछ और भी बताया था ना अभी मैंने। ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, इमेज नहीं दिखती है। ठीक है, क्लियर है ना ये? ऐसी अलर्ट रहना बच्चों। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी एग्जाम में आ जाते हैं, तो मेरा काम है ये सब चीज कुछ कराना। तो एक तो आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ये फिगर बनानी आनी चाहिए। ये मिरर है, यहाँ ऐसे करके ये पॉलिश करी गई है, ये इंसिडेंट रे आने वाली रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली रे। ठीक है, और बीच में ये नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन। किससे 90 डिग्री बनाना है? ये जो मिरर है इससे। ठीक है, ये एंगल 90 है, तो ये नॉर्मल।
आने वाली रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना बात? ठीक है। अच्छा, तो बच्चों एक तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और हाँ ये तो प्लेन मिरर हो गया। ये जो पॉइंट है जिसपे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जहां ज्वाइन हो रहे हैं, दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसके अब लॉज देखो जरा, रिफ्लेक्शन के लॉज। बच्चों पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जनरली एंगल आई कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जनरली एंगल आर कहते हैं। तो मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 50 है तो 50 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल 100 है, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 50। बात समझ में आ रही है? ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं। और कैसा देते हैं? ये प्लेन मिरर है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 60। क्लियर है ना? क्योंकि ये पूरा 90, उसमें से 30 हटा दिया। अगर पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो भी 60, क्योंकि ये उन्होंने 30 दे दिया, तो ये 60 और जितना ये है उतना ये होगा। कहीं कोई डाउट? ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल है 15। ठीक है, तो बताओ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना होगा? बताओ। भाई ये 15, ये वाला 15, ठीक है, ये 15 तो ये भी 15 ही होगा ना। 30 निकाल दो 180 में से, कितना बचा? 150। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बना 150। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 75। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ? 75। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक लॉ तो मैंने बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा दूसरी चीज देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल होता ही है, साथ में ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो, जो मैंने समझाया है वही यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, इंतजार कर रहे होगे ना, वीडियो की हैबिट हो गई है। नेक्स्ट ये अब देखो बच्चों, ये प्लेन मिरर है जैसे, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली आ रही है मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी 90 डिग्री बनाते हुए वापस जाएगी। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा, ऐसे गई और ऐसे वापस। ठीक है, क्लियर है ना ये डायग्राम? आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत सिंपल वाली हैं, बस ये मुझे लिखना था जिससे आप लोगों के काम आ सके। उस समय एकदम से पूछ लेते हैं जब एग्जाम में, तो मुंह में वर्ड्स नहीं होते, हाथ में वर्ड्स नहीं होते कि हम क्या लिखें, तो आसानी हो जाती है बस। रे ऑफ लाइट, लाइट की रे क्या है? स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल, वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करती है वो रे हो गई लाइट। ठीक है, आगे बीम ऑफ लाइट, तो बीम कैसे बनती है? कई रेज जो होती है लाइट की, उनके कलेक्शन से। तो अ बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, उनका बंडल हो गया तो वो बीम बन गई। आगे बच्चों इंसिडेंट रे, आने वाली रे जो आके टकराती है, ठीक है, सरफेस पे आई, मिरर पे टकराई। रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, जो मिरर पे आके मिरर के सरफेस से टकराई
ठीक है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पर्टिकुलर पॉइंट मिरर पे जिसपे इंसिडेंट रे आके टकराती है, ठीक है, पॉइंट ऑन द मिरर एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और सब कुछ मैंने फिगर में दिखाया था। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वापस जाती है रे, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट विच कम्स बैक फ्रॉम द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। फिर नॉर्मल, नॉर्मल कोई एक्चुअल में लाइन तो है नहीं, एक हम इमेजिनरी लाइन ही तो बना देते हैं 90 डिग्री एंगल पे, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर इसलिए बोला 90 डिग्री की वजह से। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हमेशा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही होता है, इज नोन एज नॉर्मल। फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो कि मैं शो कर चुकी हूँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मैंने शो किया था, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो अब मैंने अपनी इमेज को देखा तो मैं क्या हुई, ऑब्जेक्ट। मेरी इमेज, जो मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो इमेज होगी, क्लियर है ना। तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव आउट लाइट, जब मैं शीशे में देख रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहां से लाइट निकली फेस से, कपड़ों से, है ना, और वो मेरी खुद की लाइट नहीं है, जो कमरे में लाइट जल रही है उसकी लाइट मुझसे आके टकराई थी और यहां से आके वो रिफ्लेक्ट हुई, मिरर में गई, क्लियर है ना। तो एनीथिंग विच गिव आउट लाइट, जो लाइट को निकाल रहा है, लाइट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात क्लियर है ना। जो भी चीज जब मिरर में देखोगे उसकी इमेज, तो वहां से लाइट निकलनी चाहिए ना। अगर एक पेन दिखाते हो मिरर में तो उस पेन से लाइट निकल रही है, लेकिन पेन की खुद की लाइट नहीं है, पेन पर लाइट कहाँ से आई, सूरज की रोशनी हो सकती है, ठीक है, या बल्ब की ट्यूबलाइट की रोशनी हो सकती है, कैंडल की रोशनी हो सकती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों इमेज क्या होती है, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये ऑप्टिकल अपीयरेंस ही तो है, सच्चे में तो कोई चीज है नहीं, ठीक है। एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। यहाँ हालांकि मैंने अभी मिरर के ही बारे में बताया है, लेंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन लेंस में भी तो इमेजेस बनती है ना, तो इसलिए इमेज की डेफिनेशन में मैंने ये लेंस भी डाला है। मिरर में इमेज जो बनती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बनती है, और लेंस में जो इमेज बनती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बनती है, वहां रिफ्लेक्शन वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो ये इमेज की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद बच्चों इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर आ सके, ठीक है, इज कॉल्ड रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल इमेज ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा हॉल में सामने स्क्रीन होती है, उस पर इमेज जो आ रही है वो क्या हुई, रियल इमेज, ठीक है। जो आप मिरर में देख रहे हो इमेज, प्लेन मिरर में, वो क्या स्क्रीन पर आ सकती है, नहीं आ सकती ना, वो कौन सी इमेज हुई, वर्चुअल इमेज, क्लियर। तो वर्चुअल इमेज क्या है, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल इमेज इन प्लेन मिरर। फिर बच्चों वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, वर्चुअल इमेज केवल एक इल्यूजन है, ठीक है, ऑप्टिकल एक धोखा टाइप, ठीक है, समझ लो। अच्छा, फिर उसके बाद रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस अगर आ जाता है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, मैंने अभी बताया था, और ये स्क्रीन पर नहीं आ सकती। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये जो रियल इमेज होती है वो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया वही हो गया, सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर जो इमेजेस आ रही हैं, और ये इमेज इन प्लेन मिरर, ये लिख सकते हो। ये आपके अब बच्चों आता है
करेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स ये वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। अच्छा, वर्चुअल कौन सी? जो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। प्लेन मिरर की इमेज की करेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं आ सकती इसलिए वर्चुअल है। और इरेक्ट क्यों है? क्योंकि सीधी दिखाई देती है ना, हम देखते हैं तो हमारी इमेज सीधी दिखाई देती है ना, तो इसलिए इरेक्ट। ठीक है। अच्छा, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ये मैंने बताई दिया, वर्चुअल है, स्क्रीन पर नहीं आ सकती। लेटरली इन्वर्टेड, आप देखना मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड उठाना, तो सामने जो इमेज बनेगी वो अपना कौन सा हैंड उठा रहा होगा? लेफ्ट। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट उठाया तो इमेज ने कौन सा उठाया होगा? राइट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें भी लेटरल इन्वर्जन को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट में होती है और राइट साइड लेफ्ट में। तो बच्चों जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्जन हालांकि पूरा बताया जाएगा आपको, इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी। ठीक है, और इमेज प्लेन मिरर में सेम साइज की बनती है। कुछ केसेस में जैसे कॉन्वेक्स में स्मॉल साइज की बनती है, कॉनकेव में स्मॉल भी बन जाती है और लार्ज भी बन जाती है, सेम साइज की भी बन जाती है, लेकिन प्लेन मिरर में ये सेम साइज की होती है क्योंकि यहाँ प्लेन मिरर की बात चल रही है। आगे चलते हैं। इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन चीजों को वो चीजें इग्नोर नहीं कर देनी चाहिए। ऐसे कई बार बहुत इजी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम हार्ड कराते हैं और इजी नहीं कर पाते। अगर मिरर से हम 5 मीटर अवे खड़े हैं तो मिरर से हमारी इमेज कितनी दूर होगी? 5 मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर हम मिरर से 10 मीटर अवे खड़े हैं तो जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। समझ में आ रहा है ना? इस तरह के कुछ इजी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन पे भी ध्यान रखना। फिर बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का मतलब वैसे तो आप सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ, कोई ये पहली क्लास तो है नहीं जो मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं जानते। मैग्निफिकेशन में अगर 1 नंबर आता है तो मतलब सेम साइज, 1 से बड़ा 1.3 कह दिया तो मतलब इमेज बड़ी बनती है, और 1 से छोटा है, कम है, तो मैग्निफिकेशन वो डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन 1 होता है, सेम साइज की मतलब होती है इमेज। और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है इमेज। मैग्निफिकेशन +1 है। ठीक है, माइनस का अगर मैग्निफिकेशन है तो उसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होता है। प्लेन मिरर में ये +1 ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस: टू सी आवरसेल्व्स इन ड्रेसिंग टेबल और इन बाथरूम्स, टू मेक सर्टेन शॉप्स लुक बिगर। ये सब आप जानते हो, कुछ दुकान वाले अपने दुकान में, शॉप में लगा लेते हैं तो उससे ऐसा लगता है जैसे दुकान कितनी बड़ी है, वही चीज बार बार दिखती है ना, मैं दूसरी उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। इट इज फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स। अच्छा बच्चों, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इट इज फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। हाँ, कई बार टर्न पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं तो वहां इसको लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ यहाँ से कोई आ रहा है और यहाँ से कोई आ रहा है, तो वो जो वो कॉर्नर है उस पे ये मिरर लगा हुआ होगा तो पता चल जाता है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने लिखा है, पहले तो यही चलता था, अब आजकल प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। ब्लाइंड टर्न्स पे कौन से मिरर लगाए जाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अभी यह हमारी देख लो इस गली के एंड में कॉर्नर पे लगा हुआ है ना, तो वो कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस थर्ड पॉइंट को आप यहां से कट कर देना। ऐसा पॉइंट बिल्कुल मत लिखो जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक है, क्लियर है ना बात? तो इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर इन मेकिंग पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप से हमें काफी जैसे भीड़ है और हमें दूर से दिख नहीं रहा है तो हम पेरिस्कोप लगा के देख सकते हैं आगे का, है ना?
तो पेरिस्कोप बनाने में भी ये प्लेन मिरर काम आता है। पता होना चाहिए पेरिस्कोप के लिए कितने प्लेन मिरर चाहिए, 2, ठीक है। और कैलेडोस्कोप से तमाम डिजाइन्स को क्रिएट किया जा सकता है, कुछ बीड्स डाल दिए जाते हैं और 3 प्लेन मिरर्स का यूज होता है कैलेडोस्कोप में। तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो इस कैलेडोस्कोप का यूज करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली पेरिस्कोप जो है उसमें 2 प्लेन मिरर्स होते हैं और कैलेडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4th पॉइंट करना है, 3rd नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब आता है कर्व्ड मिरर्स क्या होते हैं। कर्व्ड, ये सीधा, ये कर्व्ड हो गया और ये वाला भी कर्व्ड हो गया, जिससे मुड़ जाए, है ना। तो बच्चों कर्व्ड मिरर्स यानी स्फेरिकल मिरर्स। मिरर whose reflecting surface is curved, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, और वो हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड मिरर यानी स्फेरिकल मिरर। देखो कांच का एक ऐसे करके हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इधर देखो, इधर ध्यान से, और उस कांच के स्फीयर को ऐसे कट करा तो एक छोटी सी कटोरी टाइप में मिल जाएगी ना, ठीक है। अब ये मिल गया हमें, अगर इधर सिल्वर लगाया, सिल्वर की कोटिंग करी और यहाँ फिर वो पेंट लगा दिया, तो बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो कौन सा वाला मिरर बनेगा, कॉनकेव, ठीक है। अब अगर उस हॉलो स्फीयर, वो जो कांच का हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, उसे कट करा और ये आपको मिल गई एक छोटी सी बाउल टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे, और यहाँ पर आपने इसको सिल्वर लगाया, सिल्वर की कोटिंग करके, और फिर यहाँ पेंट करा, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा ना, कर्व्ड आउटवर्ड। तो ये कौन सा वाला मिरर बना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बच्चों आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अब डेफिनेशन बहुत आसान हो जाती है। कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। और बच्चों कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। काफी कुछ मैं पहले बता ही चुकी हूँ, पूरा ही चैप्टर फिनिश हो गया था। तो सारी वो पिक्चर्स करते हैं, इमेजेस करते हैं कि ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये छोड़ देते हैं, ये भी आ जाती है, सरल मैंने बताया था ये है। ये भी ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो रेज आई ऐसे पैरेलल। ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो पोल हो गया, और इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में फोकस होगा। पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मीट करेंगी ना, तो ये पैरेलल रेज आई थी और वो एक जगह कलेक्ट हो गई, एक जगह कलेक्ट हुई ना, तो कौन सा वाला मिरर हुआ, ये कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है ना बात। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, क्यों है, इसकी ये फिगर आनी चाहिए, और इसमें एरोज सही लगने चाहिए, एरो अगर उल्टे हो जाएंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, वो स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो। इट इज डाइवर्जिंग मिरर, और ये डाइवर्जिंग क्यों है, पैरेलल आई और फिर और दूर दूर फैल गई, फैलना डाइवर्जिंग, एक जगह कलेक्ट होना कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज आई है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो रेज जो पैरेलल आई वो इंसिडेंट रे, ठीक। फिर उसके बाद वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है, दिखता है ये। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस अंदर की तरफ होगा ना, बिहाइंड द मिरर होगा ना, इस साइड में, ठीक है। तो वो अंदर तो नहीं घुस पाएंगी, तो अंदर जाने वाला रास्ता हमने ये क्या बना दिया, डॉटेड, उसको बैक साइड में बढ़ाया, डॉटेड वाले पोर्शन को बैक साइड में बढ़ाया, ठीक है। तो ये पता चल रहा है इससे कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, क्लियर है ना। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना चाहिए कि इमेज के थ्रू आपको शो करना है कि ये डाइवर्जिंग है या फिर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, तो आपको आना चाहिए।
अब बच्चों, हालांकि अब आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन एक बार मैं समझा रही हूँ तो सब बता ही रही हूँ। ये एक स्फीयर, होलो स्फीयर, और इसका ये पार्ट जिसको हमें मिरर बनाना है, हमने बाहर की तरफ से सिल्वर किया, सिल्वर कोटिंग और पेंट लगाया। तो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर था वो क्या कहलाएगा? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो सेंटर है वो कहलाएगा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच का पॉइंट वो फोकस होगा। ठीक है, हालांकि फोकस की डेफिनेशन आप इतनी आसान नहीं है, बाकी और सब आसान है, फोकस की ही आसान नहीं है, ध्यान रखना। ये नहीं कि कुछ भी अपने मर्जी से लिख दिया। अभी बात यहाँ पे और कर लेते हैं। ये एक होलो स्फीयर, ठीक है, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट, और इतना पार्ट कट करके इस वाले पार्ट को हमें मिरर बनाना है। अब की से हमने इस साइड में सिल्वर कोटिंग करी और फिर उस पर पेंट लगाया, तो ये मिरर रेडी हो गया, जो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। क्लियर है ना? कॉन्वेक्स मिरर रेडी हो गया। अब इसका जो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर का जो सेंटर था वो पोल, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा है समझ में? ठीक है, और इनके बीच में फोकस होगा। मिरर के बिहाइंड है यहाँ फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, जबकि यहाँ देख रहे हो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर है। क्लियर है ना बात? अब ये सब चीजें बल्कि शुरू में दिक्कत होती है, अब तो सब लोग जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनकी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो ये सब लिख दी गई हैं। पोल, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर बताया था मैंने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, उस होलो स्फीयर का सेंटर जिसका वो स्फेरिकल मिरर पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, जरा पूरी सुनो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। बात समझ में आ रही है ना? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। डेफिनेशंस चल रही थी, तो बच्चों ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर जो होलो स्फीयर है उसका जो रेडियस है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका वो मिरर पार्ट है, जिस होलो स्फीयर का, उसका जो होलो स्फीयर का जो रेडियस है वो उस मिरर का क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सिंपल, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है इमेजिनरी, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। आगे चलते हैं। एपर्चर, हाँ ये ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार। एपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर है, यानी साइज जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है, तो जरा देखना किस चीज की बात कर रहे हैं। देखो, यहां से यहां तक ये क्या है? एपर्चर। बात समझ में आ रही है ना? एपर्चर, ठीक। अब बच्चों, फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, और फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव मिरर में अलग होगी, कॉन्वेक्स मिरर में अलग होगी। क्यों अलग होगी? कॉनकेव मिरर में फोकस पे एक्चुअल में मीट करती है रेज, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में मीट नहीं करती। ठीक है, वो अपीयर होती है मीट करती हुई। तो इसीलिए सबसे पहले देखो, फोकस यानी फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं ऑफ कॉनकेव मिरर। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर एट विच इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। वो रेज जो पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, उस पर वो रेज मीट कर जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस। जरा इसका डायग्राम देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वही कन्वर्जिंग वाला डायग्राम इसमें मुझे दिखाना है, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये फिगर दिखाई थी। ये कॉनकेव मिरर है और इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल है सारी रेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मीट कर रही है? फोकस पे कर रही है ना। एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये सारी रेज मीट कर जा रही है, उस पॉइंट को ही तो फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, वो डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये तो फोकस कॉनकेव मिरर का है, उसकी डेफिनेशन हो गई। आगे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। Focus of convex mirror. Point on principal axis of convex mirror from where an incident ray parallel to the principal axis, आगे ध्यान से देखना, appears to be coming from after reflection. After reflection ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से रेज आ रही है, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं इसकी फिगर दिखा रही हूँ और यहाँ वही वाली फिगर दिखाई जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो मैं फिगर दिखा रही हूँ। ये देखो बच्चों, ये वाली फिगर मैंने थोड़ी देर पहले और दिखाई थी। ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, और ये रेज जो पैरेलल आई हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन अंदर तो नहीं जाएंगी फोकस के, ठीक है, ये अंदर नहीं जाएंगी, तो ये अंदर वाला पोर्शन ये डॉटेड दिखाया है, और ये फिर इसको बाहर एक्सटेंड कर देना है। ये लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। क्या लग रहा है? ये रिफ्लेक्टेड रेज, ऐसा नहीं लग रहा कि एज द रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ है? दिस पॉइंट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर appears to be coming from, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉइंट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना बात? ठीक है। अब देखो जरा इसकी डेफिनेशन अब क्लियर समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो अब डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आएगी। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम वेयर एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to be coming from after reflection, ठीक है। अच्छा, एक चीज लेटरल इन्वर्जन के बारे में मैं बता रही थी ना कि उसकी भी डेफिनेशन मुझे बतानी है, तो वो मैं अब बता रही हूँ। बच्चों, लेटरल इन्वर्जन मैंने बताया था ना कि मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप अपना राइट हैंड को रेज करते हो तो इमेज आपकी लेफ्ट हैंड रेज करेगी, ठीक है। वही चीज है ये मिरर है, आर आपने दिखाया, तो आर की इमेज ऐसी बनेगी ना, उसका राइट साइड लेफ्ट में और लेफ्ट साइड राइट में बन रहा है ना, यही इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो अब जरा डेफिनेशन देखो। फिनोमेना इन प्लेन मिरर due to which left part of object appears on the right and its right part appears on the left in image, ठीक है। This phenomena is lateral inversion, और lateral inversion is due to reflection of light. लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये ध्यान रखना। ये रिफ्लेक्शन लिख जाओ, लेंसेज में रिफ्लेक्शन है, यहाँ लेटरल इन्वर्जन रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही, छुट्टी। अब डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्ते।